हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने नेक्स्ट के कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एम एस आई स्टैंड फॉर। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा एम एस आई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली वो पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड आ गया मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड आ गया मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट। फोर्थ आ गया मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो यहाँ पे एम एस आई की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास ये पूछ जाते हैं, जो हमारा एम एस आई हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारा एल एस आई हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल एस आई को लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखना इसको, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों बिलोंग करते हैं। एक बार पूछ लेते हैं एमएसआई और एलएसआई किसको बिलोंग करते हैं, कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे फोर्थ जनरेशन में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक और आता है यूएलएसआई, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज के लिए कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। तो ये फिफ्थ जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर में ये यूज होती है टेक्नोलॉजी, यूएलएसआई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, उसका जो जनरल साइज होता है वो 3.5 इंच का होता है। तो उसका पूछा है वो कितनी स्टोरेज होल्ड करती है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1.40 MB, सेकंड आ गया 1.44 GB, थर्ड ऑप्शन आ गया 1.40 GB, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 1.44 MB। तो याद रखना, जब भी हम एक फ्लॉपी डिस्क की, जो जनरल फ्लॉपी डिस्क है उसकी बात करते हैं, तो जो नॉर्मल जो मेमोरी कैपेसिटी होती है उसकी वो होती है 1.44 MB। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे ई बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म पूछी है। फर्स्ट आ गया हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सेकंड आ गया एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। थर्ड आ गया एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। फोर्थ आ गया एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कई बार पूछ लेते हैं ये कितनी बिट का होते हैं EBCDIC, तो ये हमारा होता है हमारा 8 बिट का। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा स्काई का पूछ लेते हैं। ठीक है, स्काई की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये भी कितने का होता है हमारे पास, 7 बिट का। और पूछ लेते हैं जो हमारा स्काई में है, इसमें टोटल कितने करेक्टर सेट आते हैं। ठीक है, तो करेक्टर सेट कितने आते हैं इसमें, हमारे पास 128 कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, और कई बार पूछ लेते हैं कि स्काई की रेंज कितनी होती है। ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं स्काई के भी। तो जब भी रेंज की बात करते हैं तो 2 की पावर 7, इसका मतलब होता है 0 से लेके हमारे पास 127 क्या होती है, इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये तो जो भी स्काई के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, बोला है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उन उनमें से कौन से कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट किसी दूसरे सिस्टम को। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वर को हम क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट कौन भेजता है, क्लाइंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा सर्वर को। तो क्लाइंट में कोई भी आ सकता है, ऐसे हम किसी मोबाइल की बात कर लें। ठीक है, मोबाइल भी एज अ क्लाइंट वर्क करता है, मोबाइल फ़ोन हो गया। इसके अलावा हम अपने सिस्टम की बात कर लें, लैपटॉप की बात कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी की बात कर लें। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं हमारे पास, क्लाइंट के। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। जैसे मान लो कि मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो फाइल के लिए मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा पहले सर्वर के पास। तो सर्वर से जो भी मतलब जो भी वापस आएगा, रिस्पॉन्स आएगा मेरा। ठीक है, जो भी सर्वर मेरे को रिस्पॉन्स देगा कि इतने MB की है, वो तुझे डाउनलोड करनी है, ये करनी है, तो वो सारे का सारा काम कौन करेगा, सर्वर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन से कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या फिर पीडीए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, ठीक है, बोले कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर इसके पास क्या नहीं होगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर, ठीक है। तो याद रखना, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कभी बूट ही नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास कई बार पूछ लेते हैं कि बूट कितने तरीके से होता है, ठीक है। जब बूट के क्वेश्चन आते हैं तो बूट आता है एक तरीके का, एक आता है हमारा वार्म बूट और एक आता है हमारा कोल्ड बूट, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे पास बूट के सिस्टम है। वार्म बूट का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने फोन को या फिर किसी सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, रीस्टार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वार्म बूट बोलते हैं। और कोल्ड बूट क्या होता है, जैसे हमारा सिस्टम शट डाउन है पूरी तरीके से, जब उसको ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, तो उसको उस टाइम पे जो बूटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ये जो वर्टिकल लाइन स्पेस होता है, जैसे मान लो कि ये ऐसे स्पेस आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में ये स्पेस आता है, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस आता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो ये स्पेस आता है दो टेक्स्ट के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो मतलब पर्टिकुलर किसी एक काम के साथ डील करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बिगिनिंग रैप बॉक्स, तो ये तो नहीं है। फिर सेक्शन आ गया, द प्रोग्राम विच इज परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये भी नहीं है यहाँ पे। फिर थर्ड ऑप्शन आ गया, द कंप्यूटर विच इज अ पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये किस तरीके का आता है, ये हमारा मास्टर स्लेव का आता है। तो यहाँ पे मास्टर स्लेव का तो पूछा नहीं है एग्जाम्पल यहाँ पे। फिर पूछा है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम, जैसे हमारे एग्जांपल ले लें एम्बेडेड सिस्टम के, तो जो हमारे आजकल वॉशिंग मशीन आती हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो चिप लगी होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करती है। इसके अलावा माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव जैसे माइक्रो ओवन में हम जो भी चीज़ें, जो भी चिप वगैरह लगी होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, एम्बेडेड सिस्टम होती है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या करती है, पर्टिकुलर कोई एक जो सिंगल वगैरह टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। इनके साथ हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते बेसिकली। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर। जब भी ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा है तो ये अपीयर हो रहा है एक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, फिर कलर बोलते हैं। तो जो अपीयरेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। तो बोला जब भी डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, जब प्रोसेसर उनको यूज कर रहा होता है। तो वो सारा का सारा काम कहाँ होता है, हमारा मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस इतना रखना, जो भी हमारा सिस्टम में काम कर रहा होता है ना, जितना भी हमारा काम, जैसे मान लो कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोबाइल में हम क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन रन करते हैं। तो जो एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है, वो किसके ऊपर रन होती है, हमारी रैम के ऊपर रन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी दे रखी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं उसको। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करती है, हमारी परमानेंट स्टोरेज का काम करती है, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज की काम करती है। और परमानेंट स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल, ठीक है। बोले कि जो रीड ओनली मेमोरी है उसकी मेन करेक्टरिस्टिक क्या है जिसकी हेल्प से हम उसको यूज करते हैं। फर्स्ट आ गया, रोम इन्फॉर्मेशन कैन इजीली बी अपडेटेड, कि रोम के अंदर जो भी डाटा मतलब इंसर्ट किया होगा वो हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। सेकंड लिखा है, डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल दैट इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही करेक्ट आंसर है। बोलते हैं कि जो हमारा रोम में होता है डाटा, वो क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब एक बार जो डाटा इसके अंदर, मतलब हमने राइट कर दिया, उसको हम इरेज नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। वो आगे फर्दर टाइप्स आती है रोम में, वहां पे तो कर सकते हैं, पर इन जनरल बात की जाए तो रैम के अंदर जो रोम के अंदर जो डाटा होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ऐसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तब भी वो डाटा उसके अंदर सेव रहता है।
फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, है ना। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बाकी सारी तो कैंसिल होगी, तो असेंबली और हमारी मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या आती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि बार हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो जैसे हमारी ये आ गई सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी हमारी कौन सी होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन 2024, ठीक है। तो यहाँ पे बात की है कि अभी लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है 2024 का। फुगाकू 1 है, फ्रंटियर है, ईएल कैप्टन है, या फिर परम सिद्धि एआई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन ईयर 1617 जॉन नेफियर developed a machine called नेफियर बोन्स फॉर कैलकुलेशन इज, ठीक है। मतलब बोला है कि 1617 में जॉन नेफियर ने क्या किया था, एक मशीन बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, नेफियर बोन। उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं या फिर उसमें जो भी मशीनरी लगी है उसको हम क्या बोलते हैं, हेवन एंड अर्थ बीट्स बोलते हैं। तो ये किस में यूज होता है, ये हमारा अबैकस में यूज होते हैं, ठीक है। अबैकस में क्या होता है, जैसे ये आगे, तो यहाँ पे इस ऊपर वाले को हम हेवन बोलते हैं और नीचे वाले के जो बीड्स होते हैं उनको हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं। तो ये हमारा अबैकस का आ गया, तो ये गलत हो गया। फिर बोन्स एंड आइवरी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जॉन नेफे ने जो अपनी मशीनरी बनाई थी उसमें क्या यूज किया था, बोन्स और आइवरी का यूज किया था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, बीसीडी इज, बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी, तो बीसीडी क्या होती है हमारी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अस्काई स्टैंड फॉर, अस्काई की फुल फॉर्म पूछी है। तो अस्काई हमने पहले भी देख लिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और स्काई का हमने बता दिया कितने बिट का होता है, ये 7 बिट का। इसके अलावा अगर स्काई 8 लिखा होगा, स्काई ऐसे 8 ऐसे करके 8 लिखा होगा, तो इसका मतलब वो 8 बिट का होगा, ठीक है। और इन जनरल स्काई की बात करें तो वो हमारी 7 बिट की होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे उनमें चीफ कंपोनेंट क्या होता था, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर, तो हमारे सेकंड जनरेशन में आए थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे थर्ड जनरेशन में आए थे। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वैक्यूम ट्यूब और वेल्व्स हमारे यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डबल ई प्रोम स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमने जैसे रोम पढ़ा था, ठीक है। रोम हमने पहले भी देखा था, रोम क्या होता है, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रोम के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करी है, ठीक है। जैसे आ गया एपी रोम आता है एक हमारे पास, ठीक है। एक आता है हमारे पास पी रोम आता है, ठीक है। और एक आता है डबल ई पी रोम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच डिवाइस वाज इन्वेंटेड इन 1642 यूज्ड गियर्स व्हील्स एंड डायल टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बात की कि 1642 में ऐसा कौन सा डिवाइस इन्वेंट हुआ था जिसमें हम कैलकुलेशन तो परफॉर्म करते थे, पर उसके अंदर इक्विपमेंट कौन कौन से डले थे, गियर डला था, व्हील्स डला था और उसमें डायल्स भी थे, ठीक है। तो ये कौन सा था, डिफरेंस इंजन था, पास्कल कैलकुलेटर था, टैबुलेटिंग मशीन था, या फिर नेफियर कैलकुलेटर था। यहाँ तो 1642 में किसने बनाया था, तो ये बनाया था हमारा पास्कल कैलकुलेटर ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और क्या पूछ लेते हैं पास्कल कैलकुलेटर किसने बनाया, तो ये पास्कल ने ही बनाया है, ठीक है। पर्सन का नाम भी यहाँ पे क्या है, पास्कल ही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु डेवलप्ड पंच कार्ड। तो यहाँ पे बात की कि पंच कार्ड किसने डेवलप किया है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास जोसेफ जैकर्ड, सेकंड आ गया जेपी एगर्ड, थर्ड आ गया गॉटफ्रेड विलियम, फोर्थ आ गया एएस मैथ्यू। तो जब हम पंच कार्ड की बात करते हैं तो पंच कार्ड किसने डेवलप किया, हमारे पास जोसेफ जैकर ने। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। जो हमारे कंप्यूटर का साइज था वो सबसे ज्यादा लार्ज किस में था, फर्स्ट जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में था कि फोर्थ जनरेशन में था। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जनरेशन में हमारे क्या आए थे,
जो हमारे पास कई बार कंपोनेंट पूछ लेते हैं सेकंड जनरेशन में, तो मेनली जो डेवलपमेंट हुई थी वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आए थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर की वजह से साइज उनका कम हो गया था। थर्ड जनरेशन में हम वही चीज आईसी आते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे यहाँ पे। और फोर्थ जनरेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन था, हमारा इंटेल। इंटेल का कौन सा था, 4004। और कई बार पूछ लेते हैं कितने बिट का था, तो ये हमारा 4 बिट का था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा एक और आया था इंटेल 8008, तो ये कितने का था, हमारा 8 बिट का था, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी आगे जनरेशन स्टार्ट हुई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पूछा आता है एग्जामिनर इंटेल का, ठीक है, 8085, ये भी हमारा 8 बिट का था। इसके अलावा इंटेल का ही था हमारे पास 8086, ये भी हमारा कितने का था, ये हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था हमारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास 400 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये किसने बनाया था, ये टेड हॉफ ने बनाया था, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।